तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पे हमने फर्स्ट लेक्चर में बातें की थी, केमिस्ट्री क्या है उसके ऊपर हमने बात किया था। रिवाइज करवा के आगे चालू कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में हमने ये बोला था कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री इज़ नॉट अ स्टडी ऑफ ओनली 100 एलिमेंट। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ रूल्स, ट्रूथ, हाइपोथेसिस एंड थियरम अटैच विथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। फिर हमने केमिस्ट्री की अलग अलग ब्रांच पे बात की थी। उसके अंदर बहुत सारी जो केमिस्ट्री की ब्रांच थी, है ना, उसके अंदर हमने समझा जो ज़रूरी है वो ब्रांच में से एक दो बातें बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर में ध्यान रखना डीडीटी और बीएचसी जो पेस्टिसाइड्स थे जिसको बैन किया गया था। मेडिकल केमिस्ट्री में ध्यान रखना कैंसर के लिए है सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, और एड्स के लिए है एजेटी एजिडोथाइमिडीन। ग्रीन केमिस्ट्री में ध्यान रखना CFCs है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका जो ऑप्शन था HFC 134A एंड दूसरा था R410A एंड R420A। तो ये सब बातें हमने यहाँ पे की है। चलो अभी आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मैटर। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर। महेश, वो दक्ष और दूसरा हार्दिक, वो दो लोगों की बोल देना अगर उनको भी लाइव लेक्चर ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम और आप लोग भी अपने कोई फ्रेंड अगर लाइव लेक्चर अपना ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। अगर स्कूल के बाहर का फ्रेंड है और उसको भी अगर ज्वाइन करना है तो अलाउ है, कोई प्रॉब्लम जैसा नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम पढ़ रहे थे मैटर। तो मैटर क्या है? तो हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो मैटर है। ये ध्यान रखना, हमारे अगल बगल आसपास जो भी चीज़ है वो मैटर है। तो ध्यान रखना कि मैटर क्या है ना। तो मैटर उसको बोलते हैं कि भाई जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, है ना, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास खुद का मास हो उसको मैटर कहा गया है। मैटर में देखा जाए तो मैटर छोटी भी हो सकती है, मैटर बड़ी भी हो सकती है। मतलब माइक्रो हो सकती है या फिर मैक्रो हो सकती है ना। माइक्रो या फिर मैक्रो। माइक्रो यानी मतलब बहुत छोटी होगी मैटर, और मैक्रो यानी बड़ी बड़ी मैटर्स की बात है। मैक्रो मैटर्स होगी तो उसका मास भी ज़्यादा होगा और वो जो स्पेस है वो भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगी, और माइक्रो मैटर्स जो होंगी उसका मास भी कम रहेगा और उसकी स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेगी। मान लो कोई पार्टिकल है हमारे पास, पार्टिकल की बात करें ऐसे समझ लो हमारे पास पार्टिकल मतलब एक बहुत छोटा कंकर है ना, एक छोटा बहुत छोटा पत्थर है रेती का, है ना, इतना छोटा सा कंकर है। तो उसका भी कुछ ना कुछ मास तो होगा, मिलीग्राम में होगा चाहे नैनोग्राम में होगा, लेकिन उसका भी मास होगा और वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मान लो अगर आँख में गिर गया तो ऐसा लगेगा कि आँख में कुछ है क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो छोटा भी हो सकता है मैटर, मैटर बड़ा भी हो सकता है। नहीं बोल रहे आप तो बहुत बड़ी मैटर हो गई, चलो तो उस टाइप का है। अभी हमें देखना है यहाँ पे मैटर का डेफिनेशन तो यही है कि जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे मैटर कहा जाता है। अब देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे दो तरीके से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यहाँ पे दो तरीके से किया गया है। एक जो है वो है फिजिकल स्टेट पर, है ना, उनकी जो फिजिकल स्टेट क्या है मैटर की उसको देख के उसको क्लासीफाई किया जाता है। फिजिकल स्टेट पे देखा जाए तो मैटर को मेनली तीन फिजिकल स्टेट में क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा और दो फेज है जो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन ऐसे ही खाली मैं आपको दिखा दूंगा। एक होता है प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा, क्लियर, प्लाज्मा होता है, और दूसरा होता है बीईसी, उसको बोलते हैं बॉर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं? बॉर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो बीईसी होता है। तो फिजिकल स्टेट पे अगर देखा जाए तो इसको पांच टाइप में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
प्लाज्मा एंड बीईसी। दूसरा देखा जाए केमिकल, है ना, केमिकल नेचर पर या फिर माइक्रो लेवल पर देखें, है ना, माइक्रो लेवल पर। क्लियर? माइक्रो लेवल मतलब यहाँ पे एटम्स पे और मॉलिक्यूल पे ध्यान थोड़ा देना है ना, इसीलिए इसको माइक्रो लेवल क्लासिफिकेशन ऐसा भी बोला गया है ना, सूक्ष्म स्तर का वर्गीकरण ऐसा बोलते हैं गुजराती में इसको, है ना। मतलब माइक्रो लेवल क्लासिफिकेशन बोल सकते हो, या फिर आप केमिकल नेचर पे जो डिपेंड करता है उस टाइप का क्लासिफिकेशन बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे जो है एलिमेंट, यहाँ पे मतलब दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है प्योर सब्सटेंस, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है वो है मिक्सचर, दूसरा है यहाँ पे मिक्सचर। तो ध्यान रखें अपनी जो मैटर है वो क्या है, तो मैटर मतलब जो मास ऑक्यूपाई करे या फिर जो जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर है। मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट पे देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी में किया गया है, और अगर माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो उसको प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर दो हिस्सों में डिवाइड किया है। प्योर सब्सटेंस में अगर देखें तो उसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक है उसके अंदर एलिमेंट, एक जो होता है वो होता है एलिमेंट। क्लियर? प्योर सब्सटेंस को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। चलो, कंपाउंड के अंदर भी दो तरीके से होते हैं। कंपाउंड के अंदर देखा जाए तो एक होता है होमोन्यूक्लिक कंपाउंड, या फिर उसको बोलते हैं होमोसेंट्रिक कंपाउंड, है ना। कंपाउंड के अगर देखा जाए तो होमोसेंट्रिक कंपाउंड, क्लियर, और दूसरा होता है हेट्रोसेंट्रिक कंपाउंड। क्लियर? हेट्रोसेंट्रिक कंपाउंड। तो अगर कंपाउंड की बात करें तो उसको भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है, होमोसेंट्रिक और हेट्रोसेंट्रिक कंपाउंड्स। मिक्सचर में अगर बात करें तो मिक्सचर में दो टाइप है, हेट्रोजीनस मिक्सचर एंड होमोजीनस मिक्सचर। तो मिक्सचर में भी यहाँ पे दो टाइप के हैं मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? तो मिक्सचर को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। यहाँ पे होमोसेंट्रिक एंड हेट्रोसेंट्रिक है कंपाउंड्स के अंदर, और मिक्सचर के अंदर होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात है यहाँ पे। समझ रहे हो? ओके, हार्दिक वेलकम। चलो, हार्दिक भी आ गए, है ना। ओके, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर से एक बार आप देख लो, मैटर मतलब क्या है, जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैटर है। क्लियर? मैटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फिजिकल स्टेट पर और दूसरा है उसके केमिकल नेचर पर या फिर माइक्रो लेवल पर। उसको फिजिकल स्टेट पे देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी है। माइक्रो लेवल पर देखा जाए तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर देखें तो एलिमेंट्स रहेगा और कंपाउंड रहेगा, और मिक्सचर में देखें तो होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, और कंपाउंड में देखें तो होमोसेंट्रिक एंड हेट्रोसेंट्रिक दो टाइप के कंपाउंड रहेंगे। तो ऐसे ही डिवाइड किया गया है यहाँ पे मैटर को। फटाफट से इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। स्क्रीनशॉट लेके मुझे थंब भेज दें, फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। मन एक रड़ी परनाई, मन एक रड़ी परनाई। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आऊं, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाऊं, मेरी जान चली जाऊं, मेरी जान चली जाऊं। मौका मिलेगा तो हम
चलो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग मतलब जो है सॉलिड लिक्विड उसके ऊपर। तो पहले बात करेंगे हम यहाँ पे सॉलिड की, है ना, फिर बात करेंगे हम यहाँ पे लिक्विड की, दूसरी जो बात करेंगे हम यहाँ पे गैस की बात करेंगे। प्लाज्मा एंड बी से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे 11th के हिसाब से, देख लेंगे उसको भी। अभी सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में थोड़ा समझे चीज़ों की। सॉलिड जो है उसका जो अरेंजमेंट होता है बहुत ही बेस्ट अरेंजमेंट होता है सॉलिड के अंदर। सॉलिड जो कंपाउंड होता है मतलब जो भी सॉलिड मैटर होती है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट जो होती है वो एकदम ही क्लासिकल अरेंजमेंट होती है, स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होती है, मतलब बहुत अच्छी अरेंजमेंट बोल सकते हैं हम उसको। दूसरी चीज़ ये है कि सॉलिड के जो कंपोनेंट है उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सॉलिड कंपोनेंट एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा प्यारा अट्रैक्शन होता है, मतलब उनके बीच में भाईचारा बना हुआ रहता है, वो अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सॉलिड। तो ये ध्यान रखना कि सॉलिड जो कंपाउंड है उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स है ना, सॉलिड के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स उनके अंदर जो अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब गुड अट्रैक्शन होता है। और दूसरी चीज़ इसका जो अरेंजमेंट है ना, इसका जो अरेंजमेंट वो बहुत ही परफेक्ट होता है, अरेंजमेंट क्लियर, मतलब बहुत परफेक्ट अरेंजमेंट रहता है सॉलिड कंपाउंड के अंदर। दूसरी यहाँ पे देखा जाए तो जनरली क्या होता है, जनरली बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब 100% चीज़ नहीं है, 99.5% वाली चीज़ है। जनरली जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, जनरली जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं और नॉन कंप्रेसेबल होते हैं, नॉन कंप्रेसेबल। मतलब यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को समझे, आप वर्ड बदल भी सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सॉलिड जनरली रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब अगर उन पे थोड़ा बहुत प्रेशर दिया जाएगा तो वैसे टूट जाएंगे, है ना। मान लो ये सॉलिड है, अगर मैं इस पर प्रेशर दे रहा हूँ, है ना, तो ये ब्रेक कर जाएगा, तो वो रिजिड है। हार्ड है मतलब कोई सॉलिड चीज़ है और किसी को दे दे, है ना, सिर पे, तो उसको लगेगा नहीं भाई सही में कुछ हार्ड चीज़ थी। दूसरा है नॉन कंप्रेसेबल, मतलब जनरली हम सॉलिड पे अगर प्रेशर दे रहे हैं तो वो कंप्रेस नहीं करेगा, उसकी साइज़ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए बोला गया है सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसेबल होते हैं। लेकिन इस चीज़ में कुछ एक्सेप्शन भी है ना। यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है स्पॉन्ज। एक्सेप्शन क्या है, स्पॉन्ज है। तो स्पॉन्ज है वो सॉलिड है, अगर स्पॉन्ज को आप प्रेशर दे रहे हो तो स्पॉन्ज क्या है, प्रेशर देने से कंप्रेस करेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर हटा लोगे फिर से वो अपना जो भी मतलब उसका जो पुराना शेप था उसमें वापस आ जाएगा, है ना। स्पॉन्ज समझ रहे हो, है ना। सीट की बात कर रहा हूँ, वो फॉर्म की सीट आती है, जिस बेड पे हम सोते हैं फॉर्म की सीट होती है, तो बेड पे हम क्या है सोएंगे तो बेड क्या है कंप्रेस करेगा, सॉलिड होता है, लेकिन जैसे ही हम खड़े होंगे तो ऐसा फटाक से वापस आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, नॉन कंप्रेसेबल होते हैं। कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर देके, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटाया जाएगा वो फिर से अपनी मतलब जो भी औकात होगी उसमें आ जाएंगे, है ना, समझ रहे हो। चलो, तो ये है चीज़ें सॉलिड के बारे में, उसका अरेंजमेंट परफेक्ट रहेगा, अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा कंपोनेंट के बीच में। दूसरी यहाँ पे एक चीज़ है कि सॉलिड के अंदर जो साइज़ और वॉल्यूम जो उसका होता है ना, सॉलिड के अंदर जो साइज़ और वॉल्यूम होता है वो डिफाइनाइट होता है। क्या होता है, डिफाइनाइट होता है, मतलब जो भी सॉलिड कंपाउंड है उसका साइज एंड वॉल्यूम डिफाइनाइट रहेगा। मतलब ये है कि सॉलिड का जो भी साइज और वॉल्यूम, ओके साइज और वॉल्यूम तो सेम ही है, यहाँ पे उसकी शेप एंड साइज के बारे में बात करेंगे, है ना। सॉलिड का शेप एंड साइज के लिए शेप एंड साइज, क्योंकि वॉल्यूम और साइज में तो कोई फर्क ही नहीं है ना। शेप एंड साइज जो है वो डिफाइनाइट होते हैं। अब ध्यान रखना, शेप एंड साइज डिफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास मार्कर है ना,
सॉलिड है, मान लो मैं इसको पॉकेट में रख रहा हूँ, पॉकेट में मैंने रखा, अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो देखो मैंने जब इसको पॉकेट में नहीं रखा था तब इसका शेप कैसा था, सिलेंड्रिकल शेप था। मैंने पॉकेट में रख दिया, फिर भी इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है। मतलब अगर मैं सॉलिड चीज़ को किसी वेसल में अगर रख भी रहा हूँ तो उसके शेप में कोई चेंज नहीं होगा। समझ लो, मेरे पास एक मटका है ना, एक मटका है, और मटके के अंदर अगर मैं सिक्के रख रहा हूँ, मटके के अंदर अगर मैं सिक्के रख रहा हूँ, मेटल के सॉलिड सिक्के हैं, मैंने अंदर डाल दी, और मैं जब बाहर निकालूंगा तो पहले भी सिक्के कैसे थे, स्फेरिकल थे, बाहर निकालने के बाद भी स्फेरिकल है। मतलब सॉलिड के शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसको किसी वेसल में डाल दिया जाए तो। दूसरी चीज़, उसकी साइज़ में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब सिक्के को ऐसा तो है नहीं कि मटके में डाल के बाहर निकालोगे तो सिक्का गुस्सा हो जाएगा कि नहीं मुझे आपने तो मटके में डाल दिया, अब मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं बाहर आके छोटा हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मतलब जो सॉलिड जो है उसकी साइज़ एंड शेप जो है वो डिफाइनाइट होता है, चेंज नहीं होता अगर आप उसको किसी वेसल में डाल दो तो भी। दूसरा है कि सॉलिड कंपाउंड जो होते हैं वो डिफ्यूज़न नहीं करते, मतलब एक जगह पे रखो तो वही पड़े रहेंगे, डिफ्यूज़ नहीं करेंगे वहाँ से, है ना। तो इसके अंदर डिफ्यूज़न नहीं होता, ये ध्यान रखना, डिफ्यूज़न नहीं होगा। सॉलिड कंपाउंड के अंदर डिफ्यूज़न नहीं है, मतलब एक जगह पे रखो वहीं पड़े रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉलिड के अंदर। और ऐसा बोला गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अच्छी जो फेज़ है वो सॉलिड फेज होती है। मतलब फेवरेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये जो है वो है फेवरेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत अच्छा माना गया है सॉलिड्स को। कोई भी सॉलिड कंपाउंड है उसको, मतलब समझो आप डीसा से धानेरा, धानेरा से डीसा, कहीं पे भी लेके आना है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फेवरेबल होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए सॉलिड फेज जो है। कुछ चीज़ें बुक में नहीं होंगी, मैं खाली ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, TFTT जो होते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन, वहाँ पे आ सकती है ऐसी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। तो सॉलिड क्या होते हैं, तो कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। दूसरा, सॉलिड वह होते हैं कि जिनके अंदर उनकी जो अरेंजमेंट होती है बहुत परफेक्ट अरेंजमेंट होती है। तीसरा बात करें तो जनरली जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना, सॉफ्ट सॉलिड बहुत ही कम होते हैं, क्लियर। नॉन कंप्रेसेबल होते हैं और रिजिड होते हैं, जनरली बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होंगे जो सॉफ्ट रहे होंगे, है ना। दूसरा, उनका जो शेप एंड साइज़ होता है वो बहुत ही डिफाइनेट होता है, उनके शेप और साइज़ में चेंजेस नहीं होता अगर आप उसको दूसरे वेसल में भी डाल रहे हो तो। दूसरी बात करें तो सॉलिड जो होते हैं वो डिफ्यूज़ नहीं करते, मतलब एक जगह पे पड़े रहेंगे, वो खुद मूव नहीं करेंगे कहीं पर। हम मूव करा सकते हैं, बाकी वो खुद मूव नहीं करते। दूसरा है कि उसके अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अच्छी फेज़ मानी गई है सॉलिड फेज़ को। चलो बात कर रहे हैं लिक्विड पे, है ना। लिक्विड का अगर बात करें तो थोड़ा यहाँ पे समझ लेना है। देखो सॉलिड को मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप लिक्विड ड्रॉ कर रहे हो तब कुछ बीकर ले लेना, वरना क्या होगा, आप है ना लिक्विड ड्रॉ करके आओगे, फिर मैं पेपर चेक करूँगा तो पूरा जो सप्लीमेंट्री है वो पूरा मतलब भीगा हो गया होगा, है ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बस ये बीकर कुछ लेंगे नहीं, डायरेक्ट लिक्विड ड्रॉ करके आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से सप्लीमेंट्री बिगड़ सकता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो डिफ्यूज़ करेगा, है ना, वो मूव करेगा। तो आप अगर ऐसे ही ड्रॉ करके आ गए लिक्विड को तो कई बार सप्लीमेंट्री में से बाहर भी निकल सकता है। ऐसा भी हमने पेपर चेक करते टाइम कई बार चेक किया है, आपको विश्वास नहीं हो रहा फिर भी बोल रहे हैं। चलो, तो अगर जब भी आप लिक्विड ड्रॉ करो तब ऐसे एक बीकर जैसा कुछ ले लिया करो, अच्छा रहेगा, है ना। लिक्विड के अंदर ये पाया गया है कि लिक्विड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन सॉलिड के मुकाबले कम होता है। मतलब कि लिक्विड के जो कंपोनेंट है उनके अंदर अट्रैक्शन होता है, ये नहीं है कि अट्रैक्शन नहीं है, होता है अट्रैक्शन, लेकिन लिक्विड में अट्रैक्शन है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड का जो अट्रैक्शन है वो कम रहेगा। तो अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट
इज लेस देन सॉलिड, है ना। अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट इज लेस देन सॉलिड, मतलब यहाँ पे सॉलिड से जो अट्रैक्शन है कंपोनेंट के बीच वो थोड़ा कम है। दूसरा ये देखा गया है कि इनकी भी मतलब ठीक ठाक होती है, इतना परफेक्ट अरेंजमेंट तो नहीं बोल सकते, एवरेज अरेंजमेंट है इसका, है ना। एवरेज अरेंजमेंट बोल सकते हैं, इतना परफेक्ट नहीं बोल सकते अरेंजमेंट को। परफेक्ट तो हमारा भाई है सॉलिड, है ना। भाई तू तो सॉलिड है, ऐसा नहीं बोल रहे, भाई तू सॉलिड है, इसका मतलब है भाई तू परफेक्ट है ना। और यहाँ पे एवरेज अरेंजमेंट है, ठीक ठाक है, ढीली ढाली अरेंजमेंट है, चलती है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि जो लिक्विड होते हैं, है ना, लिक्विड जो होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी रखते हैं और मिक्सिंग की प्रॉपर्टी रखते हैं। ये दो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड के अंदर, एक होती है डिफ्यूजन प्रॉपर्टी और दूसरी होती है मिक्सिंग प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी मतलब क्या है, अगर लिक्विड को आप किसी सरफेस पे डाल रहे हो तो वो मूव करेगा, है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, वो है उसकी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी। और मिक्सिंग प्रॉपर्टी ये है कि दो लिक्विड एक दूसरे में मर्ज हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं। मान लो कैसे, तो मेरे पास पानी है और मेरे पास है, समझ रहे हो कि नहीं, वाइन है, पानी और वाइन है, अगर एक दूसरे में मिलाएंगे तो ऐसे मिल जाएंगे जैसे मासी के लड़के हैं दोनों एक दूसरे के, मतलब मिक्स हो जाएंगे। तो ये है इसकी मिक्सिंग की प्रॉपर्टी, मतलब ये डिफ्यूज भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी रहती है लिक्विड की, समझ रहे हैं। सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। दूसरा यहाँ पे देखा गया है ये, चलो यहीं से बता रहे हैं हम आपको, लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, है ना। लिक्विड भी कैसे होती है, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। नॉन कंप्रेसिबल मतलब इसके ऊपर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर लिक्विड को भी प्रेस किया जाए तो उसके वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट ऐसा बता रहे हैं कि अगर लिक्विड के ऊपर 1000 बार प्रेशर डाला जाए, कितना प्रेशर, 1000 बार, यहाँ पे बार जो है वो प्रेशर का यूनिट है, 1000 बार अगर प्रेशर डाला जाए तो 4% तक उसका जो वॉल्यूम है उसको हम कम कर सकते हैं, मतलब उसके वॉल्यूम को 4% तक डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम हुआ, मतलब इग्नोर कर सकते हैं आप इसको, है ना। लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल है, यही ज़्यादा अच्छा सेंटेंस रहेगा। या फिर ऐसा बोले कि लिक्विड आर नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, मतलब आप कंप्रेस तो कर पाएंगे उसको, लेकिन इतना कम कंप्रेस होगा, बहुत ही कम कंप्रेस होगा। चलो जेली का क्या होगा, हाँ जेली सेमी सॉलिड कंपाउंड है। जेली जो है वो सेमी सॉलिड है ना। जेली जो है वो सेमी सॉलिड कंपाउंड है, और ये जो सेमी सॉलिड कंपाउंड होते हैं वो कॉलॉइड्स में होते हैं, उसको कॉलॉइड्स में लिया जाता है, क्लियर। उसको हम कोई फिजिकल स्टेट में यहाँ पे नहीं लेंगे, मतलब सॉलिड लिक्विड या गैस में नहीं लेंगे। जेली को हम मिक्सचर में लेके जाएंगे, समझ रहे हो। जेली जो है उसको हम मिक्सचर में लेके जाएंगे, क्लियर। सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो फेज होती है, सेमी सॉलिड होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज एक साथ होती है जेली में, इसीलिए हम इसको यहाँ पे नहीं ले सकते, है ना। टूथपेस्ट है, क्लियर, जेली है, ऐसी कोई भी जो चीज़ है उसको हम यहाँ पे नहीं ले सकते। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। चलो अभी यहाँ पे ध्यान रखना, अट्रैक्शन है वो कम होगा सॉलिड से। दूसरा है अरेंजमेंट एवरेज रहेगी, डिफ्यूजन मिक्सिंग की प्रॉपर्टी रहेगी, नॉन कंप्रेसिबल ही होते हैं, लेकिन अगर 1000 बार जितना प्रेशर अगर डाल दिया जाए तो इसके अंदर 4% तक का वॉल्यूम कम किया जा सकता है, क्लियर। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना अच्छा नहीं माना गया है ना, लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। आप देखो सॉलिड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कोई अलग से व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती है। मान लो हमें एक जगह से दूसरी जगह कोई सॉलिड कंपाउंड भेजना है तो आप किसी भी व्हीकल में भेज सकते हो, लेकिन अगर लिक्विड भेजना है तो टैंकर ही चाहिएगा, मतलब एक पूरा अलग से डिज़ाइन किया हुआ व्हीकल चाहिए कि जिसमें लिक्विड को भरा जाए, है ना। हमें ये चाहिएगा, वैसल चाहिएगा। सॉलिड में कुछ नहीं है, ऐसे खुला रख तो चला जाएगा। तो वही चीज़ें हैं,
तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना फेवरेबल फेज नहीं माना गया है इसको। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो शेप है ना, वो नॉन डिफाइनाइट है ना, नॉन डिफाइनाइट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो शेप है वो वेरिएबल है ना, शेप जो है वो वेरिएबल है, और इसका जो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम जो है वो डिफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझना है कि लिक्विड का जो शेप होता है वो वेरिएबल है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो डिफाइनाइट है। देखो अब यही चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना कि मेरे पास पानी है एक गिलास में ना, एक गिलास है, गिलास तो समझ रहे हो ना, एक गिलास के अंदर मेरे पास 100 ml ऑफ वाटर है, 100 ml पानी है गिलास के अंदर। अभी ये जो पानी है इसका जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। अभी जो पानी है इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml है, और इसका जो शेप है वो कैसा है। चलो इस वाटर का शेप कैसा होगा, तो इस वाटर का शेप होगा वैसल के शेप जैसा, मतलब गिलास का जो शेप रहेगा वही शेप रहेगा। तो यहाँ पे इसका शेप कैसा है, ग्लास लाइक शेप है ना, ग्लास लाइक शेप। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 100 ml जो वाटर है इसको यहाँ से निकाल के इसको मैं एक मटके में ले रहा हूँ, है ना, इस मटके के अंदर ले रहा हूँ मैं वाटर को। मटका जो है वो छोटा मटका है, समझ लो 100 ml का ही मटका है। तो गिलास से मैं जब पानी को गिलास से निकाल के मटके में लूँगा, पूरा का पूरा पानी ले रहा हूँ, थोड़ा भी पानी छोड़ नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो, पूरा का पूरा पानी मैं इसके अंदर ले रहा हूँ गिलास से मटके में। तो यहाँ पे जो पानी होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, जब पानी मटके में आ जाएगा, समझ रहे हो, पानी मटके में आएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम 100 ml होगा, क्योंकि जितना गिलास में था वो सारा निकाल के मटके में आ गया है। लेकिन अगर उसका शेप देखा जाए, है ना, अगर उसका शेप देखा जाए तो वो कैसा होगा, मटका लाइक शेप होगा। कैसा होगा, मटका लाइक शेप, समझ रहे हो, मतलब उसका जो शेप है वो ऐसा मटके जैसा हो गया होगा। तो यहाँ पे जो शेप है वो वेरिएबल है, मतलब जिस वैसल में आप उसको भरोगे उसके जैसा उसका शेप हो जाएगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो डिफाइनाइट है, फिक्स है। यहाँ भी 100 ml था, यहाँ भी 100 ml है। वॉल्यूम जो है वो वैसल के साथ वैरी नहीं कर रहा, लेकिन शेप जो है वो वैसल के साथ वैरी कर रहा है। इसीलिए हमने ये लिखा है यहाँ पे कि जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, और जो इसका वॉल्यूम होता है वो डिफाइनाइट होता है, मतलब फिक्स रहेगा, समझ रहे हो। तो ये बातें थी लिक्विड की, किसकी बातें थी, लिक्विड की। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, आप 9th-10th में भी पढ़ के आए हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं हम इसमें। जब कुछ ऐसी चीज़ें आएगी मतलब जो ज़्यादा समझने लायक होगी तब मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, ज़्यादा बातें करूँगा वहाँ पर। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ गैसियस फेज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, गैसियस फेज, है ना। इसको थोड़ा समझे भी, गैसियस फेज क्या होती है ना, क्या होता है गैस, उसके बारे में। तो गैस अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें एक ऐसा बीकर लेना पड़ेगा। बिना बीकर के हम गैस भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि गैस भी क्या होता है, डिफ्यूज़ होने वाला आइटम है। अगर बिना बीकर के आप गैस ड्रॉ करके आए तो सप्लीमेंट्री में से कब भाग जाए पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो गैस जो होता है वो उसको भी एक वैसल में ही लेंगे, और मैं तो बोल रहा हूँ कि वैसल के अंदर लेने के बाद ढक्कन बंद रखना, नहीं तो उड़ जाएगा। ये तो गैस है भैया, चलो। और गैस के जो होती है मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट बिल्कुल ही 3rd क्लास अरेंजमेंट माना गया है। उसके अंदर मतलब कोई परफेक्शन है ही नहीं, अरेंजमेंट के अंदर बिल्कुल ख़राब अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे जो कंपोनेंट है उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन जैसा कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, गैस के दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन रहेगा, क्लियर। ऐसा अट्रैक्शन जिसको आप नेग्लेक्ट कर पाओ, है ना, इग्नोरेबल अट्रैक्शन, कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। दूसरा, इसके जो कंपोनेंट है वो बहुत ही मतलब बहुत घटिया तरीके से यहाँ पे अरेंज होती है। इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही मतलब वास्ट अरेंजमेंट बोल सकते हो, बेड अरेंजमेंट जो है उसकी होती है गैस की, क्लियर। दूसरी यहाँ पे जो गैस है वो सॉफ्ट रहती है जनरली, गैस जो होती है वो सॉफ्ट नेचर की होती है। गैस जो होती है वो कंप्रेसेबल होती है, कैसी होती है, कंप्रेसेबल,
मतलब आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ही इजीली कंप्रेस कर सकते हो। मतलब आप इसको अगर कंप्रेस करोगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। ऐसा बोला गया है कि आप अगर प्रेशर डबल कर रहे हो, है ना, प्रेशर अगर डबल कर रहे हो तो उसकी जो वॉल्यूम है वो हाफ हो जाएगी। मतलब अगर गैस के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर डबल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम है उसको हम हाफ कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर प्रेशर का इफेक्ट बहुत देखने को मिला गया है ना। कंप्रेसेबल होता है गैस वैसे देखा जाए तो। दूसरा गैस के अंदर एक चीज़ और है कि डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी है उसके अंदर। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिफ्यूज़न, है ना। ये ध्यान रखना, डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी होती है गैस के अंदर और बहुत फास्ट डिफ्यूज़न करता है। इसके अंदर डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी है और फास्ट डिफ्यूज़न करता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो गैस का होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो गैस का होता है। मैं अभी लिखवा दूंगा, जो भी MCQ आ सकते हैं वो। देखो मैं एक चीज़ समझाऊँ आपको। मैं ना अगरबत्ती कर रहा हूँ, भगवान को अगरबत्ती कर रहा हूँ और मैं देखो एक समझो, यहाँ से मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ। कैसे बताएं आपको? देखो यहाँ से ये मैं हूँ, है ना, और ये आप हो। चलो ये मैं हूँ और ये यहाँ पे पीयूष है, ठीक है, ये पीयूष है, ये मैं हूँ। मैंने यहाँ पे अगरबत्ती किया और फिर मैंने यहाँ से पानी डाला, है ना। चलो अगरबत्ती है, उसकी स्मेल होगी और पानी तो ऐसे बहते बहते जाएगा। तो पीयूष तक पहले कौन पहुँचेगा? अगरबत्ती की स्मेल पहुँचेगी कि पानी पहुँचेगा? तो ध्यान रखना, अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पहले पहुँचेगी पीयूष तक। पानी यहाँ तक पहुँचेगा जब, तब तक ये स्मेल जो है वो पीयूष के मतलब पूरे अंदर बॉडी में घुस चुकी होगी, समझ रहे हो। तो ये जो स्मेल थी वो गैस के फॉर्म में जा रही थी, है ना, और जो वाटर है वो लिक्विड के फॉर्म में मूव कर रहा है। तो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होता है वो गैस का ज़्यादा होता है और लिक्विड का कम होता है। सॉलिड तो डिफ्यूज करेगा ही नहीं, समझ रहे हो। चलो ओके, हाँ तो वही तो है। अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है तो प्रेशर हाफ होगा, प्रेशर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम हाफ होगा। चलो, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि गैस जो होता है वो फास्टेस्ट डिफ्यूज़ कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत गैस में ही होती है, क्योंकि इसमें लीकेजिंग की भी प्रॉब्लम रहती है ना। थोड़ा बहुत भी लीकेज हो गया तो भी निकल लेगा, है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन में वो गैस होते हैं, अनफेवरेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ऐसा बोला गया है इसमें, है ना, गैस के अंदर। चलो दूसरी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, कंप्रेसेबल है ना, नेग्लिजेबल है। और जो ये कंप्रेसेबल वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी करने के लिए हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाने में हेल्प करती है। ये जो कंप्रेसेबल वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है, अगर गैस को कंप्रेस नहीं किया जाता तो दिक्कत हो जाती, समझ रहे हो। अगर गैस को कंप्रेस ही नहीं किया जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, फिर तो उसका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल ही नहीं बनता। लेकिन गैस को कंप्रेस किया जाता है, उसी वजह से उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ईजी है। हम उसको कंप्रेस करके बॉटल्स में भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, समझ रहे हो। चलो दूसरा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका जो शेप है और वॉल्यूम है, इसका जो शेप और वॉल्यूम है वो दोनों ही वेरिएबल होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं, मतलब नॉन डिफाइनाइट होते हैं। इसका शेप और इसका वॉल्यूम दोनों ही नॉन डिफाइनाइट है। यहाँ पे समझना, शेप और वॉल्यूम दोनों ही नॉन डिफाइनाइट है। इसका मतलब क्या है? सर इफ वॉल्यूम इज डबल देन व्हाट प्रेशर, इसका क्या होगा? हाँ यार, पेस का क्या होगा, वही तो है। चलो अब देखो यहाँ पे शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल बनेंगे, दोनों ही इनडिफाइनाइट होंगे। अब समझना, मेरे पास एक बॉटल है ना, एक बॉटल है, मतलब उसके अंदर मैंने कोई गैस भर दिया है। चलो एक बॉटल है, उसके अंदर मैंने कोई गैस भर दिया है। चलो ये गैस भर दिया मैंने बॉटल के अंदर। ये जो बॉटल है ये 1 लीटर का बॉटल है। बॉटल जो है वो कितना है? 1 लीटर का है बॉटल। अब जो यहाँ पे शेप होगा गैस का वो कैसा होगा? यहाँ पे जो गैस है उसका शेप कैसा होगा? तो उसका जो शेप है वो होगा बॉटल लाइक शेप। कैसा होगा? बॉटल लाइक शेप, है ना, मतलब बॉटल जैसा होगा शेप। और कोई हमसे पूछे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर होगा। इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर होगा। काहे 1 लीटर होगा? क्योंकि बॉटल 1 लीटर का है तो गैस 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा।
गैस को क्या है कि जितने बड़े वैसल में भरोगे वो इतना वॉल्यूम ले लेगा। क्यों? क्योंकि गैस के बीच में क्या है, कोई अट्रैक्शन वट्रैक्शन है नहीं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं मतलब, और वो क्या है, सरफेस पे जाके टकराते रहते हैं, तो वो पूरा जो है मतलब वैसल उसको कवर कर देते हैं। तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा। अब मान लो मैं यहाँ से ये ढक्कन खोल रहा हूँ, मैं यहाँ से जैसे ही ढक्कन खोलूँगा क्या होगा, जैसे ही ढक्कन खोलूँगा जो गैस है वो बाहर डिफ्यूज़ होने लगेगा, मतलब गैस के जो पार्टिकल है वो बाहर निकलने लगेंगे, है ना, वैसे बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा गैस। और मान लो ये अपने रूम के अंदर गैस डिफ्यूज़ हो रहा है, तो फिर गैस का शेप कैसा बनेगा, डिफ्यूज़ होने के बाद जो गैस बाहर निकल रही है उसका शेप कैसा रहेगा। तो जब डिफ्यूज़ होकर बाहर निकल रही है तो उसका शेप कैसा होगा, रूम लाइक शेप हो जाएगा, मतलब अपना जैसा रूम होगा वैसा उसका शेप होगा। और उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो जितना रूम का वॉल्यूम होगा उतना ही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे गैस को अगर एक वैसल में से दूसरे वैसल में लिया जा रहा है तो गैस का वॉल्यूम भी वैरी करता है और उसका शेप भी वैरी करता है। इसीलिए हम गैस किलोग्राम में लेते हैं, पता है आपको, हम गैस है ना किलोग्राम में लेते हैं। जब हम एलपीजी बॉटल भरवाने जाते हैं तो हम किलो के हिसाब से लेते हैं बॉटल, वॉल्यूम या लीटर के हिसाब से नहीं लेते, बाकी तो दिक्कत हो जाती है ना। वो तो जितना बड़ा बॉटल होगा उतना लीटर हो ही जाएगा, क्लियर। तो ये सब गैस की प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया सॉलिड क्या था, लिक्विड क्या था और गैस क्या था। एग्जाम्पल आपको पता होगी, मान लो गोल्ड है ना, सिल्वर है, आयरन है, ये सब सॉलिड होते हैं। लिक्विड की बात करें तो वाटर है ना, केरोसिन है, पेट्रोल है, ये सब लिक्विड होते हैं। और गैस की बात करें तो गैस तो बहुत से गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, है ना। तो ये जो है वो गैस के एग्जाम्पल होते हैं, CO2, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये बात कर दी, सॉलिड फेज क्या था, लिक्विड फेज क्या था और गैस क्या था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और मेरे को थंब भेज दो ताकि मैं आगे स्टार्ट कर पाऊँ, है ना, जल्दी थोड़ा। Yes, semi-solid is a mixture. Please don't fight in a comment box, Mr. Piyush and Mr. Alpesh Harji Bhai Chaudhary. गुस्सा बहुत ही हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे गुरुजी ने भी कहा है ना। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। उम्र ही क्या है जो इतना गुस्सा कर रहे हो आप लोग, है अल्पेश। धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाएगा। धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाएगा। चलो अभी कुछ बातें यहाँ पे, है ना, कुछ बातें अधूरी है। चलो क्या बातें अधूरी है, तो हमने सॉलिड देख लिया, हमने लिक्विड देखा, हमने गैस देखा। थोड़ा बहुत सुन लो प्लाज्मा और बीईसी के बारे में। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं प्लाज्मा और बीईसी हमारे लिए, फिर भी सुन लो प्लाज्मा और बीईसी के बारे में, थोड़ा बहुत बता रहे हैं। और प्लाज्मा और बीईसी है वो यहाँ पे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, वो लैब में पॉसिबल है या फिर आउट ऑफ अर्थ, है ना, देखा जाए तो पॉसिबल है। बाकी प्लाज्मा और बीईसी अर्थ पे पॉसिबल है ही नहीं वैसे देखा जाए तो। ये जो फेज़ है, अब देखेंगे प्लाज्मा फेज़ क्या होता है ना, प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा जो फेज़ है ना, बहुत अच्छा फेज़ है प्लाज्मा। सबसे पहले जो प्लाज्मा है वो कहाँ देखा गया था, तो आपने नाम सुना होगा, सन, है ना। सन मतलब SON नहीं, SUN, सन की बात कर रहे हैं, है ना। सूर्य नारायण भगवान, सूर्य देवता, उनकी बात चल रही है। हमारे जो सूर्य देवता होते हैं, है ना, बहुत हॉट, है ना, हॉट पर्सन इन यूनिवर्स, क्लियर, सूर्य, है ना, हॉटेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, ऐसा बोला गया है। चलो
तो ये हमारा सूरज है, क्लियर। इसका जो है मतलब ये इसकी क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका न्यूक्लियस रहेगा सन का। सन क्या है ना, तो सन है वो हाइड्रोजन का एक गोला है, ऐसा बोला जाता है। हाइड्रोजन गैस है, उसका एक गोला है, बॉल ऑफ हाइड्रोजन है ना, उसको सन कहा गया है। सन का जो न्यूक्लियस है उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन। कितना होता है, 6000 केल्विन, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। 6000 केल्विन मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे हमारे अर्थ की किसी भी चीज़ को अगर ले जाए हम, तो वो सीधा ही गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, है ना। देखो ये सब बोल रहे हैं कि हमने मून पे एक प्लॉट रखा है, मून पे ज़मीन रखने की हम सोच रहे हैं, है ना। मंगल ग्रह पे हम रहने जाएंगे, मंगल पे ज़मीन रखने की सोच रहे हैं। मैं बोलूँ एक आध चक्कर सन पे भी लगा के आ जाओ, क्या दिक्कत है? एक आध चक्कर वहाँ भी लगा दिया जाए सन पे, तो जा ही नहीं सकते सन। अगर इसके नज़दीक भी चले गए, समझो 1 लाख किलोमीटर पास भी चले गए, तो जैसे ही पास गए, इतना हॉट है, सीधा ही वेपर फेज में लेके चला जाएगा, है ना। ऐसे उड़ जाएंगे फिर हम तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है समझो, तो ये जो H2 है हमारा, जो हाइड्रोजन जो होता है वो ऐसे होता है। H2 मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होगा, है ना। H2 मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड रहा होगा, तभी तो H2 बना होगा। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। मतलब अब समझो, अब आदमी ही पूरा जब गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, तो मॉलिक्यूल की क्या होता है, उसका बॉन्ड तो ब्रेक करेगा ही। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन जो है वो ऐसे मतलब एटम के फॉर्म में आ जाएंगे, समझ रहे हो। हाइड्रोजन जो है वो एटम के फॉर्म में आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन भी घुमा देगा, मतलब हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करना पड़ेगा। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो H+ बना देगा, क्या बना देगा, H+। दूसरा हाइड्रोजन है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बना देगा, H+ बना देगा। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि ये H+ है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते जा रहे हैं, मतलब लिक्विड फेज में आते जा रहे हैं। समझ रहे हो, आप किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा गर्म करोगे, है ना, तो वो मिक्स होगी एक दूसरे के साथ, है ना। मिठाई बनाते हो, मावा बनाते हो, तो देखना जब गर्म करते हो तो वो आटा जो होता है वो मिक्स होते रहता है। तो ये जो है H+, ये भी एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। यहाँ पे 2 H+ एक दूसरे के साथ जुड़ के, मतलब 2 H+ मतलब क्या है, प्रोटॉन है। अब समझो, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, प्रोटॉन तो इसके पास ही है, तो यहाँ पे इसका एक प्रोटॉन और इसका एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन मिक्स हो जाते हैं। जब 2 प्रोटॉन मिक्स हो जाएंगे तो वो हीलियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हीलियम। H+ और H+ मिलके He2+ बना देंगे, क्या बना देंगे, हीलियम 2+। देखो ये रिएक्शन ओनली इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, बाकी ये नहीं होता। हमारे यहाँ अगर करेंगे तो H+ और H+ है वो 2H+ होगा। अगर हम अर्थ पे बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो H+ और H+ 2H+ होता है, वो कभी हीलियम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, समझना। तो ये हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है। अब समझना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना, तो फिर ये हाइड्रोजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर ये हाइड्रोजन, मतलब ये H+ हो गया, क्या हो गया, H+। जब एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे अर्थ पे, तो वो 2H+ बनाएंगे, मतलब ऐसे मिक्स होंगे, मतलब ये मिक्स होगा और यहाँ से ये मिक्स होगा। मिक्सिंग ऐसे होगी, मतलब उनकी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, उनकी न्यूक्लियस कभी मिक्स नहीं होते अर्थ पे बात करें तो। लेकिन सन पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, अभी सन की बात कर रहा हूँ मैं, ये बात जो थी वो अर्थ पे थी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि इन दोनों के न्यूक्लियस मिक्स हो रहे हैं, मतलब ये और ये, इसका न्यूक्लियस मिक्स होकर एक न्यूक्लियस बना देगा, है ना, एक न्यूक्लियस बना देगा, दोनों का न्यूक्लियस मिक्स हो गया। तो जो हाइड्रोजन था उसके पास एक न्यूक्लियस था, एक प्रोटॉन था। अब यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गए तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके मिलती है प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट ये होती है कि जो भी गैसेस फॉर्म में होता है वो आयोनाइज फॉर्म में चला जाता है, और आयोनाइज फॉर्म में जाने के बाद उसकी जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर देते हैं, और न्यूक्लियस इंटरकनेक्ट करके एक इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बनाते हैं,
उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, जो अर्थ पे लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर ही अर्थ पे लाना पॉसिबल नहीं है। मान लो अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर ला दिया तो फिर अर्थ पे हम नहीं रहेंगे, तो दिक्कत है ना। लैब में ये स्टेट पाई गई है। डॉक्टर होमी भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक बार प्लाज्मा स्टेट यहाँ पे लाई थी 10, 12, 15 सेकेंड के लिए, फिर वो चली गई थी। मतलब प्लाज्मा स्टेट अगर कंटिन्यूस आपको देखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सन के न्यूक्लियस में है, बाकी कंटिन्यूसली प्लाज्मा स्टेट हमें कहीं पे देखने को नहीं मिल सकती। दूसरा, जो हमारे लाइट के सोर्स होते हैं उसके अंदर प्लाज्मा स्टेट को पाया गया है। लाइट सोर्स मतलब जो हमारी ट्यूबलाइट्स होती है ना, जो हमारी ट्यूबलाइट्स होती है उसके अंदर नियॉन गैस होता है, तो वो प्लाज्मा फेज में है ऐसा माना गया है। बाकी जितने हमारे बल्ब होते हैं, लैंप होते हैं, उसके अंदर जो भी गैस होता है वो सोडियम गैस होता है येलो कलर के बल्ब में, तो वो भी प्लाज्मा स्टेट में है ऐसा माना गया है। कंफर्म चीज़ें नहीं है, तो ये ध्यान रखना। प्लाज्मा स्टेट क्या है? जब किसी गैस को आयोनाइज फॉर्म में ले जाया जाए और आयोनाइज फॉर्म में लेने के बाद उसके न्यूक्लियस एक दूसरे से मिलने लगे, तब जो स्टेट बनती है वो होती है प्लाज्मा स्टेट। ऐसा माना गया है कि कोई चीज़ जब प्लाज्मा स्टेट में आ जाती है, ये सब माना गया है ना, परफेक्ट नहीं है अभी इसके बारे में इतनी सारी डेफिनेशन। ऐसा माना गया है कि कोई चीज़ अगर प्लाज्मा स्टेट में आ जाएगी तो फिर वो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होगी, है ना, कभी ख़त्म नहीं होगी। मतलब जो भी प्लाज्मा स्टेट में एक बार चीज़ आ जाती है तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमारे जो सर थे शब्बीर मोमिन, उन्होंने मुझे ऐसा बताया था कि अगर 1 लीटर पेट्रोल मेरे पास प्लाज्मा स्टेट में आ जाए, है ना, 1 लीटर पेट्रोल मेरे पास प्लाज्मा स्टेट में आ जाए, है ना, और मैं अपनी एक्टिवा में वो पेट्रोल डाल दूँ 1 लीटर पेट्रोल प्लाज्मा फेज में, फिर चाहे नवरात्रि में जितने भी सोसाइटियों में जिसके भी पीछे मुझे जितने चक्कर लगाने हैं लगाता रहूँ, फिर भी मेरी एक्टिवा का जो पेट्रोल है वो कभी कम नहीं होगा, एक बूंद भी उसमें से खर्च नहीं होगी। ऐसा हमारे सर ने बोला था। कैसे बोला था, क्या था वो याद नहीं है, इतना बताया था उन्होंने कि प्लाज्मा स्टेट में कोई भी चीज़ अगर आ जा रही है तो फिर वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, है ना, वो फिर इनफाइनाइट लेवल तक चलती रहेगी। लेकिन ये चीज़ मेरे को उस वक्त थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने तो ऐसा सुना है कि सन की भी, है ना, सन की भी मतलब अभी डेथ फिक्स हो चुकी है कि भी इतने साल बाद सन डेथ कर जाएगा, है ना, मतलब कुछ 5 करोड़ 6 करोड़ इतने साल के बाद ये भी मतलब सन भी गायब हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा था उस टाइम। फिर मैंने सर से पूछा भी था कि सर आप बोल रहे हैं कि प्लाज्मा स्टेट में कोई चीज़ है वो ख़त्म नहीं होगी, और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा सन भी मर जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर सर ने ऐसा बोला था कि साइंटिस्ट बोल रहे हैं बाकी ये हो नहीं सकता, है ना, साइंटिस्ट बोल रहे हैं बाकी ये हो नहीं सकता। सन पूरा ख़त्म हो सकता है लेकिन उसका सेंटर कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा फेज आ चुकी है और उसको कोरोना बोला जाता है। सन का जो सेंटर है उसको कोरोना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरोना। और कोरोना वर्ड जो है वो यहीं से आया है, और आपको पता है ये वायरस भी चल रहा है कोरोना, है ना। कोर बोलते हैं सन को, और सन पर से ही वर्ड निकला है कोरोना, समझ रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि ये प्लाज्मा स्टेट में है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, है ना। मैं ये कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली सन के लिए एक वर्ड बोला गया है कोर, और उसमें से एक वर्ड निकला है कोरोना। प्लाज्मा के बारे में इतना ही है, और वो भी खाली मैंने आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आपके हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं अपने टीचिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्लाज्मा, लेकिन खाली बता दिया कि भाई प्लाज्मा स्टेट क्या होती है और कहाँ देखी गई है। तो लाइट सोर्स में देखी गई है प्लाज्मा स्टेट है, वो लाइट सोर्स में देखी गई है, जैसे कि सन, जैसे ट्यूबलाइट, इन सब में। और प्लाज्मा स्टेट जो है वो मतलब हम नहीं ला सकते अर्थ पे, अगर आ जाएगी तो मज़े ही मज़े हैं, फिर तो 1 लीटर में जितनी लाइन मारनी है मारो, कोई टेंशन जैसा है नहीं। प्लाज्मा स्टेट अगर आ गई है अर्थ पे तो दूसरी एक फेज़ है, उसको बोलते हैं BEC, बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो फेज़ है BEC, है ना, बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फेज़ है।
इसकी जो डिस्कवरी है वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने की है, इसीलिए बताते हुए हम खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इसकी जो डिस्कवरी है वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने की है। उनका नाम है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने इसके बारे में बताया है, बीईसी के बारे में, और यहाँ पे आइंस्टाइन की कुछ थियोरी का उन्होंने यूज़ किया है, इसीलिए इसको बोर्न आइंस्टाइन थियोरी बोला गया है। ये जो है वो कब मिलता है, तो वेरी लो टेम्परेचर है ना, वेरी लो टेम्परेचर की ये फेज़ है। मतलब अगर टेम्परेचर बहुत लो कर दिया जाए है ना, बहुत लो मतलब -1000 सेल्सियस जैसा अगर टेम्परेचर कर दिया जाए या फिर उससे भी लो कर दिया जाए, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर पे ये हमको देखने को मिलता है बीईसी बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसर। इसमें क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स होंगे, जो पार्टिकल होंगे, वो इतने पास आ जाएंगे, मतलब बहुत पास आ जाएंगे, इतने पास होंगे कि हम यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं कर सकते। मतलब इतने पास के बीच में हवा भी ना घुस सके, है ना, मतलब बहुत पास। वो नहीं बोलते कि आओ मेरी बाहों में आ जाओ, बहुत नज़दीक आ जाओ, है क्लियर, उस टाइप, मतलब बहुत इतने करीब होते हैं पार्टिकल एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा पास होते हैं पार्टिकल लो टेम्परेचर की वजह से। और इसके बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्सेस होती है इंट्रामोलिकुलर, बहुत हाई लेवल फोर्सेस होती है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है कि बहुत ही कम वॉल्यूम में, अगर यहाँ पे छोटा वॉल्यूम भी आप देखेंगे, अगर इतने पार्ट को भी आप देखेंगे, तो उसके अंदर भी लाखों करोड़ों इसके अंदर मतलब कंपोनेंट होंगे। मतलब इसके छोटे वॉल्यूम में भी बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, बहुत नज़दीक होते हैं जो बीईसी के जो होते हैं बॉन्ड्स। बीईसी का कोई एग्जांपल नहीं है, बीईसी का मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है फ़िलहाल, है ना, और मैंने कहीं देखा भी नहीं है बीईसी का कोई एग्जांपल। अभी तो कोई आइडिया नहीं है मेरे को बीईसी के कोई एग्जांपल का, क्लियर। लेकिन ऐसा बोला गया है कि जो हमारा डीएनए जो है और हमारे जो सेल्स जो होते हैं वो बीईसी मैकेनिज्म पे ही डिपेंड्स करते हैं। खास करके यहाँ पे डीएनए के बारे में बताया गया है। हमारे जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, हमारे जो सेल का जो न्यूक्लियस है वो बीईसी ही रहा होगा, ऐसा माना गया है। क्यों ऐसा माना गया है, तो बता दे रहा हूँ मैं आपको कि हमारी बॉडी का जो सेल है, तो पहले तो हमारी बॉडी का सेल हमको नेकेड आइज से दिखेगा नहीं। नेकेड आइज मतलब नंगी आंखों से तो बॉडी के सेल दिखते नहीं हैं। फिर भी बायोलॉजी के टीचर्स बोलते हैं कि नहीं, बॉडी में सेल होते हैं। चलो मान लिए भी सेल होते हैं बॉडी में। फिर वो बोल रहे हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। चलो मान लिया, पहले तो सेल होते हैं वही नहीं दिखा, आज तक मैंने नहीं देखा कि सेल होता है। फिर बोल रहे हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, चलो वो भी मान लिया। फिर बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, है ना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए इतना लंबा होता है कि आप 15 से 20 बार अर्थ से लेके सन तक अगर डीएनए के टुकड़े जोड़ दो तो इतना लंबा होता है डीएनए। वो ऐसा बता रहे हैं बायोलॉजी के टीचर्स। एक सेल का डीएनए इतना लंबा होता है कि अर्थ से लेके सन तक, है ना, अर्थ से लेके सन तक 20 बार आप आके जा सको, इतना ज़्यादा उसका डिस्टेंस होता है। अभी फेंक रहे हैं बायोलॉजी वाले कि सच बता रहे हैं, पता नहीं, सच ही होगा, आप साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं तो चलो। तो यहाँ पे इतने छोटे न्यूक्लियस में इतना ज़्यादा डीएनए कैसे भरा, है ना, तो वो बीईसी का ही एग्जाम्पल है। बीईसी का ही है कि जो कंपोनेंट होंगे वो इतने ज़्यादा क्लोज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज रहे होंगे, तभी ये हुआ होगा। लेकिन हम इसको परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बीईसी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि बीईसी जो है वो बहुत लो टेम्परेचर की फेज़ होती है, मतलब 1000 सेल्सियस या उससे भी कम जब टेम्परेचर हो तब बीईसी फेज़ आएगी। तो ये सूटेबल एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन इस टाइप का कोई एग्जाम्पल हो सकता है। बाकी बीईसी का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल मुझे मालूम नहीं है, मैं देख लूँगा, सर्च कर लूँगा, अगर मिल रहा है तो बता दूँगा आपको। बाकी जो बीईसी फेज़ है वो बहुत लो टेम्परेचर की फेज़ है, उसके अंदर बहुत ही कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिल कर के रहते हैं। इसका जो शेप होता है वो बहुत डिफाइनेट शेप होता है, क्लियर, और इसका जो साइज़ होगा वो भी डिफाइनेट होगा, शेप एंड साइज़। दूसरा, ये जो बीईसी है इसका यूज़ मैं मान रहा हूँ कि फ्यूचर में इसका जो यूज़ है वो वेपन्स बनाने के लिए किया जाए, है ना, बीईसी का यूज़, मेरा ऐसा मानना है।
क्लियर, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच कोई चीज़ जा ही नहीं सकती। समझो, मैं एक बात बोलूँ कि ये बॉर्ड है, मेरे को इसके अंदर उंगली करनी है बॉर्ड के अंदर, तो उंगली नहीं जाएगी क्योंकि ये सॉलिड है। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने नज़दीक होते हैं कि कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती। और लिक्विड है, पानी है, मेरे को उंगली करनी है तो जल्दी से चली जाए, क्योंकि लिक्विड के जो एटम्स होते हैं उसके बीच में थोड़ी जगह रहती है। दूसरी एक चीज़ है कि मेरे पास वाटर है और वाटर के अंदर मैं शुगर डाल रहा हूँ, वाटर के अंदर शुगर डाल रहा हूँ तो शुगर जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों सॉल्युबल हो जाएगा? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है तो शुगर वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास मान लो कि मार्कर है और उसके अंदर मैं शुगर डाल रहा हूँ तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि उसके ही कंपोनेंट इतने नज़दीक है कि दूसरे कंपोनेंट को वो आने ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो BEC का इस पर्पज़ से फ्यूचर में यूज़ किया जाए शायद, मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे। क्लियर? प्लाज्मा और BEC के बारे में जितना मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं तो ये बोल रहा हूँ, इतना भी आपको याद करने के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने सिलेबस में है ही नहीं। तो आपको आज मैंने क्या पढ़ाया एक बार फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ। हम देख रहे थे मैटर, है ना, मैटर पे बात कर रहे थे। व्हाट इज़ मैटर? तो जिसका मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन फिजिकल फेज, फिजिकल स्टेट एंड केमिकली मतलब माइक्रो लेवल पे हम उसको डिफाइन कर रहे थे। फिजिकल स्टेट पे अगर बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड BEC है। उसमें सॉलिड में बात करें तो हाई लेवल अट्रैक्शन, मोर इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन रहेगा, परफेक्ट अरेंजमेंट रहेगी, डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट वैल्यू, हार्ड रिजिड एंड नॉन कंप्रेसिबल जो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी सॉलिड की, नॉन डिफ्यूजेबल रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेवरेबल रहेगा। ये सब सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ थी। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अट्रैक्शन जो है वो सॉलिड से कम रहेगा, डिफ्यूजेबल रहेगा, शेप है उसका वो वेरिएबल होगा लेकिन वॉल्यूम उसका डिफाइनाइट होगा। बस यही बात है इसी लिक्विड के अंदर। नॉन कंप्रेसिबल होता है लिक्विड, लेकिन अगर कोई पूछे ज़्यादा मतलब एफर्ट लगा के कोई पूछ रहा है तो इतना बता देना है कि भाई 1000 बार पे 4% जितना उसका वॉल्यूम है जो वो डिक्रीज़ कर सकता है। दूसरा है उसके अंदर गैस, तो गैस जो है वो लुखेस होता है, उसके अंदर कोई मतलब परफेक्ट अरेंजमेंट जैसा है नहीं। उसके जो मॉलिक्यूल है उसको बहुत मतलब नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है उनके बीच, रफली अरेंज होते हैं, मतलब अरेंजमेंट भी इतनी अच्छी नहीं होती। शेप एंड साइज मतलब वॉल्यूम एंड शेप बहुत वेरिएबल होते हैं, मतलब जैसे वेसल्स में लोगे उसके जितना उसका वॉल्यूम होगा और उसके जैसा ही शेप रहेगा। दूसरा होता है जो वो गैस होता है वो कंप्रेसिबल होता है, प्रेशर डबल करोगे वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें गैस के बारे में थी। इसके बाद प्लाज्मा और BEC इतना ज़्यादा है नहीं पढ़ना, लेकिन ध्यान रखना ये जो सन जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है और BEC कहाँ होता है पता नहीं, देख लेंगे। बाकी BEC क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट हो तो उसको BEC बोला गया है। बॉर्न्स आइंस्टाइन कंडेंसेंट, कंडेंसेंट का मतलब है बहुत ही कंडेंस मतलब बहुत ही पास बहुत नज़दीक कंपोनेंट्स का होना, उसको BEC बोलते हैं। तो इतना रख रहे हैं यहाँ पे। कल मिलते हैं इसी टाइम पे इसी चैनल पे, तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, दूसरों को दिखाते रहिए। जय श्री राम, रामचंद्र भगवान की जय।